ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, राइट। बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ और पीवाईक्यूज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। ठीक है, और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखो। शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो बेसिकली कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे माय डियर फ्रेंड्स? कहाँ तक कर लिए थे? आई थिंक 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। कहाँ तक कर लिए थे? कहाँ तक कर लिए? जस्ट अ सेकेंड। बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए सभी बच्चे, बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। राइट 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 राइट, 35 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफॉर्म बिकम्स। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्सपायरेशन द डायफॉर्म बिकम्स, तो मैंने आपसे कहा था कि सांस छोड़ने के दौरान क्या हो जाता है? डायफॉर्म है डोम शेप हो जाता है। क्लियर है? डोम शेप हो जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। डोम शेप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठना है क्लास के अंदर। राइट, कॉपी पेन लेके बैठना है। कथा नहीं चल रही है कि आ करके सुन के और चले जाना है। कथा नहीं है ये। राइट, कथा नहीं है कि लास्ट में बोल देंगे कि भगवान की जय, एनसीईआरटी की जय। इससे काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन ले करके बैठो, हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ। राइट, तो लेकर के बैठो कॉपी पेन, और अपनी एनसीईआरटी भी लेके बैठना। एक कॉपी पेन और अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो। स्टार्ट कर रहे हैं आगे। राइट, तो आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज इनकरेक्ट। बताइए, इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और द वेंटिलेशन? आंसर लगाओ माय डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज इनकरेक्ट? Which of the following statements about the mechanism of ventilation or breathing is incorrect? आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर, राइट। में वो बोल रहे हैं कि अपने क्लास नोट्स को, अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो। देख रहे हो वहीं से क्वेश्चन बन रहा है बार बार है। राइट, तो ध्यान दो इन चीजों पे। बताओ, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? क्या कह रही पहली स्टेटमेंट है कि एज द डायफ्राम रिलैक्सेस द एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो एयर बाहर निकलती है क्या? बिल्कुल निकलती है। हमने अभी देखा था कि डायफ्राम डोम शेप हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द लंग्स एक्ट एज द सक्शन पंप। ठीक है, सक्शन पंप की तरह बिहेव करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। फिर तीसरी बात आपसे कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन इज अ पैसिव एंड एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। गलत है ये वाली बात, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एंड फॉर क्वाइट ब्रीथिंग द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या ये बात सही है? सो भैया, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर क्वाइट ब्रीथिंग। द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राइट, क्यों होगा? बिकॉज जो इंस्पायरेशन होती है, जो आपका इंस्पायरेशन है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है। वेयर इज एक्सपायरेशन, आपको लिख के दे रहा हूँ एक पेज पे। जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग। बेसिकली इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस, whereas expiration is an passive process. राइट बच्चा, इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, और जो आपका एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है? सो इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ के देखते हैं।
तो भैया अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अ पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेक्स इन एंड एक्सपेल्स अप्रॉक्सिमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। दिस इज कॉल्ड This is called a person breathing normally at rest. A person breathing normally at rest. A person breathing normally at rest takes in and expels approximately half a liter of air during each respiratory cycle. This is called टाइम लो, टाइम लो, टाइम लो अपना, टाइम लो। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है बच्चा, होता है। लेकिन बच्चा एटलीस्ट आप ट्राई तो करें, आप ट्राई तो करें। ट्राई करो, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ट्राई करना, बहुत ज़रूरी है। A person breathing normally at rest takes in and expels approximately half a liter of air during each respiratory cycle and this is called। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सोचो अपने दिमाग में, सोचो, टाइम लो, आंसर लगाओ फिर इसका। सोचो अपने माइंड में क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर लगाओ इसका आंसर। बताओ बच्चों लोग, क्या होगा इसका? तो आप पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट मतलब आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मली जो ब्रीदिंग है, ठीक है, टेक्स इन एंड एक्सपेल्स अप्रोक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी टेक इन एंड आउट ऑफ आउट द एयर, तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अ पर्सन ब्रीथ इन नॉर्मली एट रेस्ट जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, जिसमें जो अमाउंट ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन एंड आउट इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। A person breathing normally at rest take in and expels approximately half a liter of air during each respiratory cycle. This is called the tidal volume. Clear है? The volume of air inspired or expired during normal breathing is called the tidal volume. It is about 500 ml of air in average young adult man. क्या बोल रहे हैं आपसे कि टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम कितना? अरे यार, सेकंड कहाँ पे लिखे? टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500 ml होगा। क्लियर है? कितना होगा? 500 ml होगा। एंड व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आपका जो रिवीजन है वो हो जाए, आपको रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएं कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, कहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में, कहाँ पर लिखा है आपकी एनसीईआरटी में। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, आप देखिएगा, जहां पर वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दे रखी हैं, वहां पर सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो दे रखी है टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आंसर लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपसे? द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटीज इफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। दूसरी में क्या बोल रहे हैं आपसे? द रेजिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। इन इंसेक्ट्स द सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? आंसर लगाओ बच्चा लोग। चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? बताओ बच्चा।
कौन सी स्टेटमेंट चारों में से गलत है माय डियर फ्रेंड्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बताओ। द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटर करंट फ्लो ऑफ फैसिलिटीज एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिजिक्स। क्या फिजिक्स के गिल्स में काउंटर करंट फ्लो होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है हमारी। राइट, मैं यहाँ पर वो लगाता हूँ, जस्ट काट देता हूँ, बिकॉज वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। राइट, मैं जहां पर मार्क लगाऊंगा वही क्वेश्चन सही है आपका, वही इसका आंसर सही है, क्वेश्चन नहीं, वही इसका आंसर सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तो इसमें से जो गलत है वो आपको बताना है। क्लियर है? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? क्या रेजिडुअल वॉल्यूम में लंग स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स? ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। Well, presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सेक्स में क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स है सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द बॉडी। क्या वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेकर के आता है? क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, ये बात गलत है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। इन इंसेक्ट्स द ब्लड हीमोलिम्फ। इंसेक्ट्स में जो ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इंसेक्ट्स में जो ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इंसेक्ट्स में जो ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हीमोलिम्फ बोल रहे होते हैं। क्लास में ही रिवाइज कर लो, क्लास में ही रिवाइज कर लो। ठीक है। इंसेक्ट्स में जो ब्लड होता है उसको हम लोग हीमोलिम्फ बोल रहे होते हैं। डज नॉट कंटेन एंड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। हीमोलिम्फ में क्या होता है? कोई भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हीमोलिम्फ में कोई भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट नहीं होता है, एंड हेंस इट डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसीलिए वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करती है। इंस्टेड insects have spiracles and tracheae that carry oxygen to the different tissues। वहां पर क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। लेकिन इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ होता है, उसके पास में कोई पिगमेंट ऐसा नहीं होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके। क्लियर है? तो इसकी जगह पर क्या होता है, इसकी जगह पर इंसेक्ट्स में होते हैं स्पाइरकल्स होते हैं, ट्रैकिए होते हैं, जो कि ये काम करते हैं। इंसेक्ट्स हैव स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिए दैट कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यूज। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The inspiratory reserve volume, tidal volume and the expiratory reserve volume is same as। मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे कि IRV प्लस DV प्लस ERV ये किसके बराबर होगा? बताइए। The inspiratory reserve volume, tidal volume, the inspiratory reserve volume, tidal volume and the expiratory reserve volume is same as। बताइए। Is the same as IRV plus TV plus ERV is same as। आंसर लगाओ बच्चा लोग। IRV plus TV plus ERV is same as। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम लो अपना, टाइम लो, सोचो, ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, नहीं बन रहा वो बाद की बात है, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, घबराओ बिल्कुल नहीं। मैं बैठा हूँ आपको यहाँ पर सिखाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों का आंसर करना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम पहले ट्राई तो करो यार, ट्राई करो। तो क्या होगा बताओ जरा? IRV प्लस टीवी प्लस ERV क्या होगा जरा बताओ? किसके बराबर होगा बताओ? IRV प्लस टीवी प्लस ERV किसके बराबर होगा? बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए बच्चा लोग, किसके बराबर होगा? देखिए, IRV प्लस टीवी प्लस ERV किसके बराबर होगा? तो वो होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल देंगे हम? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे, राइट। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, प्लस आपका हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। ठीक है।
तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस टोटल वॉल्यूम TV प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV रिप्रेजेंट वाइटल कैपेसिटी। ये तीनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, वाइटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ERV। देखिए IRV प्लस ERV प्लस TP तीनों मिलके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी। माय डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वाइटल वाइटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ इंस्पायरेटरी रिजर्व सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मैंने एक वर्ड अभी यूज किया है, तो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, राइट। इसमें क्या क्या आता है, पहला तो आपका आता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस आपका आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, दैट इज टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज EC, सॉरी IC। देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 मिनट 10 सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हमके कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि जो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है, बेसिकली क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, बेसिकली क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम लोग IC बोल रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, I फॉर इंस्पायरेटरी एंड C फॉर कैपेसिटी। क्लियर है, क्या बोल रहे होते हैं इसको हम लोग, हैं इसको हम लोग बोल रहे होते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टीवी, ठीक है, T फॉर टाइडल एंड V फॉर वॉल्यूम प्लस 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 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। तो टीवी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, IC इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। चीजें आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि IC सॉरी बच्चा, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो IC है, दैट इज आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। टीवी स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम एंड IRV स्टैंड्स फॉर द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन और इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, the volume of air that can be inhaled after our normal expiration। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ ये वाली चीज। एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या, कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या चीज होती है, डेफिनेशन भी कई कई बार आ जाती है, और जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मैंडेटरी है, रामबाण है बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा। बोर्ड बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जिस पर 11th में है, 12th में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, or we can say total volume of air that can be inhaled after a normal expiration, after a normal expiration। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, मैंने क्या बोला आपसे, क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, बताइए, VC इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, जस्ट अभी सॉल्व किया है, जस्ट अभी सॉल्व किया है।
वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, अभी सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया, गलती मत करना, अभी सॉल्व किया है, बिल्कुल जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, बताओ बच्चा, बताओ बच्चा। बिल्कुल सही जो आप बोल रहे हैं ना, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपने बोला कि सर जो वाइटल कैपेसिटी है, जो वाइटल कैपेसिटी है वो बेसिकली क्या होगी। बेसिकली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होगा। सो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि सर वीसी इज इक्वल टू आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टीवी, यही तो बात आप बोल रहे हैं। वीसी इज इक्वल टू आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टीवी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपने बोला ना, मैंने सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया, राइट, सुन लिया मैंने आपके मन की आवाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आंसर करना है चीजों का हमको, क्लियर है। Vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced expiration. This is equal the inspiratory reserve volume IRV plus expiratory reserve volume ERV plus tidal volume TV. Its value is its value is its value is 3400 ml 24800 ml। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या होता है वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, एंड दिस इक्वल्स द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपका टाइटल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी की जो है वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है जरा बताओ। तो वाइटल कैपेसिटी जरा लिख लो, वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जरा लिख लो इसको। क्या है ये, क्या है ये। पहले आपका हो गया ई आर वी, सॉरी आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, आई आर वी स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सर हमको बिल्कुल याद हो गया है, ये वाली बात है। ई आर वी स्टैंड फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सर बिल्कुल याद है। एंड टी वी स्टैंड फॉर टाइडल वॉल्यूम, एंड इट इज इक्वल टू वी सी। वी सी स्टैंड्स फॉर वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3400 ml टू 24800 ml, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, क्या यही बात है क्या। 3400 ml तो 4800 ml, बिल्कुल सही है, ये इसकी वैल्यू होती है। सॉरी, VC इज इक्वल टू VC is equal to what, my dear friend? VC is equal to 3400 ml to 3400 ml to 4800 ml। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू, बताओ बच्चा इसका आंसर क्या होगा। After forced inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to. After forced inspiration, after forceful inspiration, the amount of air, after forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to. आंसर लगाइए बच्चा, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग पे जोर लगाओ, उसके बाद में आंसर लगाना। तुक्का मत लगाना, तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे, अपने दिमाग पर, दिमाग को जरा यूज करो, राइट। यहाँ पे कोई चीज है ना, अगर है तो उसको यूज करो, क्लियर है। यहाँ पर अगर कोई चीज है तो उसको यूज करो, ठीक है। आंसर लगाओ जरा, क्या होगा इसका आंसर। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू, बताओ बच्चा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, टाइम लो अपना, टाइम लो, उसके बाद में लगाओ इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लो, टाइम लेने के बाद में इसका आंसर लगाओ। टाइम लो। After forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum force expiration is equal to क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IRV प्लस टीवी प्लस होगा आपका ERV, राइट, प्लस आपका होगा ERV। क्लियर है आपका? क्लियर है? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट बच्चा? बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है एल्वुलाई और लंग्स के बीच में, वो कैसे होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय। सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे बन नहीं रहे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे रो नहीं यार, हमसे भी नहीं बनते थे, राइट। जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो वहां पर आपका वाइवा होगा, तो आपसे मतलब प्रोफेसर पूछेंगे, कोई भी डिजीज आपको दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे इसके कॉज बताओ क्या क्या होंगे, तो आप याद करके आप उसको 2 कॉज बताएंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा और फिर आप एक और बताएंगे, फिर आपसे पूछेगा और फिर आप एक और बताएंगे, राइट। तो ये और कभी खत्म नहीं होगा, भले ही आप कितने भी कॉज याद कर लें, ये और कभी खत्म नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत आसान होता है दूसरों से क्वेश्चन पूछना, राइट, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है ना, तब पता लगता है कि हाँ यार, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। तो वही चीज है कि एग्जामिनर और टीचर्स को लगता है कि क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, वो जानते हैं कि जैसा हम पर बीती है, आप भी वैसा करें, आप आपके ऊपर भी वैसे ही बीते, उतना ही प्रेशर आए, राइट। और आप भी ऐसा करेंगे, अगर कल को आप किसी को गाइड करेंगे, तो आप भी उससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछना आसान होता है, लेकिन जवाब देना कठिन होता है क्वेश्चंस का है। लेकिन आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छे से आंसर कर रहे हैं चीजों का, काफी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छे। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ कैसे होता है, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होती है, या सिंपल डिफ्यूजन होता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्लियर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, exchange of gases in the alveoli of the lungs take place by the simple diffusion. The exchange of gases between the alveoli and the blood in the lungs is the result of difference in the partial pressure of the respiratory gas. क्या होता है बेसिकली? तो आपको याद ये रखना है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बेसिकली वो सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है, बस आपको यही चीज याद रखनी है, राइट। तो आपका क्या है, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। आपको बस ऐसे ही स्टेटमेंट याद रखनी है, नो लेफ्ट नो राइट, बस आपको याद रखना है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। बिल्कुल क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्या कह रहे हैं आपसे? द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, बताओ। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम in the atmospheric air is about, the CO2 content by volume in the atmospheric air is about, the CO2 content by volume in the atmospheric air is about। आंसर लगाओ इसका। पूछेंगे क्वेश्चन तुमसे, पूछेंगे, एनसीईआरटी के बाहर भी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो आंसर लगाओ, डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, डरना नहीं है, खेल खेल है यार, हम खेल खेल रहे हैं। मुश्किलों से खेलना हमारी आदत है माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किलों से खेलना हमारी आदत है, राइट।
So the CO2 content by volume in the atmospheric air is about, आंसर लगा दिया फटाफट से बच्चों ने। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर लगाया है। आपने कह दिया कि सर इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या लगाया है कि नहीं लगाया, इसका आंसर सी है। लगा लिया है, मुझे पता है यार, लगा लिया है। होशियार बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर है, बहुत होशियार बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर है, बहुत अच्छे बच्चा लोग। Among the following, the partial pressure of oxygen is maximum in, बताइए। Among the following, the partial pressure of oxygen is maximum in, इनमें से किन में PO2 ज्यादा होगा? मैक्सिमम PO2 किस में होगा? Among the following, the partial pressure of oxygen is maximum in, इनमें से किस में PO2 ज्यादा होगा? मैक्सिमम among the following, the partial pressure of oxygen is maximum in, बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को आंसर लगाना है क्वेश्चन का ध्यान से। अमंग द फॉलोइंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर। जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली एक्सपायर्ड एयर, राइट। कैसे होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज 116 एम 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 एच जी, right? The partial pressure of oxygen in expired air is 116 mmHg. In alveolar air, it is 1104 mmHg. याद रखिएगा, डाटा भी इंपॉर्टेंट है। 104 mmHg. In atrial blood, it is 95 mmHg, and in venous blood, it is 40 mmHg. राइट, मैं आपको लिख के दे देता हूं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं तो आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। क्या है बेसिकली यहाँ पर, क्या है बेसिकली, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चा, क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पर कि जो PO2 है, PO2 इन एक्सपायर्ड एयर, इन एक्सपायर्ड एयर कितना होगा? कितना होगा? 116 mmHg होगा, ठीक है। एल्वुलार एयर में कितना होगा? PO2 इन दी एल्वुलार एयर, एल्वुलार एयर में कितना होगा? 104 mmHg, 104 mmHg। एट्रियल ब्लड में कितना होगा? एट्रियल ब्लड में कितना होगा? क्या कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 95 mmHg। आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा उस टेबल को। टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा टेबल को। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा टेबल को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एट्रियल ब्लड वाली बात हो गई हमारी। वीनस ब्लड में कितना होता है? वीनस ब्लड में कितना होता है? तो इट इज 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg। So PO2 in the expired air 116 mmHg, PO2 in the alveolar air 104 mmHg, in the atrial blood it is 95 mmHg, and in the venous blood it is 40 mmHg। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इन लंग्स द एयर, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, बताइए, बताइए बच्चा। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, बताइए। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, आंसर लगाइए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से लगाइएगा इसका आंसर। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूं ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे वर्ड्स को सुन लें, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर है? तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। टाइम लो अपना, टाइम लो, उसके बाद में आंसर लगाओ। टाइम लो अपना, पूरा टाइम लो। इन लंग्स, सही है।
इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। आंसर लगाओ बच्चा। क्या होगा बच्चा इसका आंसर? देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। क्या वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है? नहीं। स्क्वामस एपिथेलियम होती है, बिल्कुल होती है। और एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल होती है, क्या? बिल्कुल होती है। दैट मीन दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The walls of the alveoli is very thin and has a rich network of the blood capillaries. The alveolar capillary membrane consists mainly of squamous epithelium, epithelial basement membrane, and a thin interstitial space, capillary basement membrane, and capillary endothelium. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्क्वामस एपिथेलियम होती है। एंड दिस रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल जो आपकी जो लेयर्स होती हैं रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहली बात तो क्या होगी? स्क्वामस एपिथेलियम होगी एल्वुलाई में। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। फिर क्या होगा? एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, वहां पर एक स्पेस होगा, जो है वहां पर एक बीच में एक जगह होगी। फिर कैपिलरी की मेम्ब्रेन होगी, वहां पर कैपिलरी में भी स्क्वामस एपिथेलियम होती है और कैपिलरी में भी क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। राइट। द फैक्टर्स व्हिच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वुलर डिफ्यूजन इज। आंसर लगाओ बच्चा। द फैक्टर व्हिच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज। The factor which does not affect the rate of alveolar diffusion is। आंसर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ alveolar diffusion is। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ alveolar diffusion is। आंसर लगाओ बच्चा। बहुत अच्छे सिंपल आंसर है यार इसका, बहुत अच्छे, बार बार पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको, तो काफी सिंपल है ये तो, काफी सिंपल है यार। क्या सॉल्युबिलिटी है? क्या बिल्कुल है। थिकनेस है? बिल्कुल है। प्रेशर ग्रेडियंट है? बिल्कुल है। आपसे पूछा क्या था? इसमें से कौन सा नहीं है? जब ये तीनों हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे? रिएक्टिविटी ऑफ द गैसेस। गैसेस में जो है रिएक्शन नहीं होती है, गैसेस के बीच में रिएक्शन नहीं होती है। राइट। चीजें आपको याद रखनी है। Oxygen and carbon dioxide are exchanged in the alveoli by simple diffusion. The factors that affect the diffusion are pressure gradient of the gases and the solubility of the gases and the thickness of the membranes involved in diffusion। क्या बोला जा रहा है आपसे? कि the carbon dioxide and oxygen are exchanged in the alveoli by simple diffusion। हमने बात कर ली थी कि एल्वुलाई में जो आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बात करी थी या नहीं करी थी? बात आज ही करी है, इसी लेक्चर में करी है हमने। पीछे बात है, क्या कहा था हमने आपसे वहां पे? कि एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। याद आ रहा होगा आपको, बरसों पहले की बात नहीं है, बरसों पहले की बात नहीं है बच्चा, अभी बात करी थी, इसी लेक्चर में बात करी थी, तो याद रखिए इसको। एंड कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन आर द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? कौन सा फैक्टर है? सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस है। तीसरा फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है? तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को? पहला, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। दूसरा, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस। तीसरा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रेशर ग्रेडियंट, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस, प्रेशर ग्रेडियंट एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन फैक्टर होते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। So pressure gradient of the gases, thickness of the membrane, and third one is solubility of the gases। very important, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, याद कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ यार, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। अगला सवाल, besides RBC, क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन इन सोल्यूशन, द परसेंटेज इज, बताइए माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका तो बच्चा भी आंसर लगा देगा यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चा बच्चा इसका आंसर लगा देगा। हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम जो जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के थ्रू कैरी होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी होती है, लेकिन कुछ परसेंट जो है वो प्लाज्मा के थ्रू भी कैरी होती है, लेकिन वो कितने परसेंट होता है, द परसेंटेज इज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपने बोला सर 3%। ठीक है, तो इसमें से देखो कम वाला कौन सा है, 3 to 9 है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 1 to 2 ये भी नहीं होगा, 3 to 6 ये भी नहीं होगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, 2 to 3%। राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबाउट 3% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इट डिजॉल्व इन द प्लाज्मा विच कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, बहुत अच्छे, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आरबीसीज इन द ह्यूमंस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द आरबीसीज, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आरबीसी के रिगार्डिंग सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आरबीसीज इन द ह्यूमंस, सही है। क्या लिखा है पहली स्टेटमेंट यहाँ पर, दे कैरी अबाउट 20-25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है ये वाली, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही मिल गया हमको है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ द ऑक्सीजन, गलत बात है, मैंने अभी कहा आपसे केवल वहां पर 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन, आरबीसी, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं आपसे है, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ द ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व स्टेट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये तो हम लोगों ने अभी देखा है, अभी देखा या नहीं देखा, देखा या नहीं देखा। एंड दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी ही नहीं करते, बिल्कुल है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है माय डियर फ्रेंड्स, पहली स्टेटमेंट सही है। राइट, नियरली 20 से 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, वेयर 70% ऑफ इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड by RBC in the blood and about 3% of oxygen is transported in a dissolved state through the plasma। क्या मैं तेज तेज तो नहीं पड़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों मैं तेज तेज से पड़ गया, क्यों मैं तेज तेज से पड़ गया, बिकॉज कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पर, मैंने एक बार नहीं आपको 20 बार शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में लिख के दिया कि भैया 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करता है, 70% कौन कैरी करता है, एज बाइकार्बोनेट होता है, 7% कैसे होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा में। और ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि 97% जो है वो आरबीसी के थ्रू होता है, 3% जो है वो कैसे होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है। राइट, नहीं याद है तो एक बार फिर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप उसको लिखिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए कि ऑक्सीजन 97% वाया आरबीसी एंड 3% वाया प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अराउंड 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाया आरबीसी, 70% वाया बाइकार्बोनेट, वाया बाइकार्बोनेट and 7% via dissolved shed in the plasma, via plasma। So oxygen 97% via RBC, 3% via plasma, and carbon dioxide 70% via as bicarbonate and 7% via plasma and 20% via the RBC and 20% via the RBC।
आई थिंक बच्चा हमारे को साउंड में प्रॉब्लम आ गई तो मैंने भी अपनी टीम को कॉल किया। आई थिंक अब क्लियर है साउंड? क्लियर है बिल्कुल? राइट, राइट। कभी-कभी हो जाता है टेक्निकल इश्यूज़ कभी-कभी हो जाते हैं तो उसको अवॉइड करिए। राइट। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।